हैं इसको। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी। आज का जो सेशन है वही, जिस तरह से हम बात करते हैं एआई एंड रोबोटिक्स की, एम्बेडेड सिस्टम्स की अवेयरनेस तरज का हमारा ये वेबिनार होता है। आज भी तकरीबन हम 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पिछले सेशन में भी और आज के सेशन में भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे यही हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो एआई की और रोबोटिक्स की क्या हैं। देखिए, जब हम एआई की बात करते हैं तो हम ऐसी मशीन्स बना रहे होते हैं कि जो सोच भी सकें, खुद ब खुद सीख सकें और डिसीजन मेकिंग पावर उनमें मौजूद हो। यानी हम वो मशीन्स तैयार करें, स्मार्ट और इंटेलिजेंट मशीन्स तैयार करें जो खुद ब खुद सोच सकती हूँ या खुद ब खुद सीख सकती हूँ। हम जो काम खुद कर रहे होते हैं, हम उसी तरह के मिलते जुलते काम मशीनों से करवा रहे होते हैं। तो एआई एंड रोबोटिक्स जो टॉपिक्स हैं, इनमें हम यही कुछ पढ़ते हैं कि मशीनें कैसे सोचेंगी, वो खुद ब खुद से कैसे सीखना शुरू कर देंगी और वो राइट डिसीजंस किस तरह से करेंगी। अगर हम सिर्फ जो हमारे वेब बेस, जो जिस तरह गूगल असिस्टेंट है या चैट जीपीटी है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जनरेटिव एआई की। ये हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट करते हैं, हमें कोड लिख के दे सकते हैं, हमारे लिए ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, रिसर्च करके दे सकते हैं हमें। चैट जीपीटी तरह के जो एप्स हैं उनमें हम सीखने सिखाने से लेके तो कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे टास्क होते हैं, हम इससे चाहे तो बिजनेस प्लान बनवा लें, चाहे हम इससे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, हम कंटेंट क्रिएट कर लें इसकी मदद से। गूगल असिस्टेंट की एग्जांपल आप देखें कि जस्ट आप एंड्रॉयड फ़ोन तकरीबन हम सब लोगों के पास होते हैं। जब हम उसको कोई टास्क बोलते हैं, सिर्फ आज आपकी एक्सरसाइज जो है ना, ये आज आपने ये अपने मोबाइल फ़ोन इस सेशन के बाद आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है, आपने ट्राई करना है इसको कि गूगल असिस्टेंट के ऊपर आप क्लिक करें और उसको बोलें, हे गूगल, व्हाट्स द टाइम नाउ। या उससे डेट पूछ सकते हैं या किसी जो आपके कॉन्टैक्ट सेव हैं आपकी कॉन्टैक्ट बुक में, किसी का नाम लें। तो मिसाल के तौर पे मैं अपने गूगल असिस्टेंट को कहता हूँ कि हे गूगल, मेक अ कॉल टू मिशाल। तो वो खुद ब खुद मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो नाम ढूंढता है और उसको कॉल करना शुरू कर देता है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने इस सेशन के बाद इसको प्रैक्टिस करना है कि जो गूगल का जो ये सॉफ्टवेयर है जिसको गूगल असिस्टेंट कहते हैं, ये हमें डे टू डे जो हमारे काम होते हैं वो किस तरह से हमें असिस्ट कर रहा होता है। इसमें और बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप खुद गूगल से भी पूछ सकते हैं, गूगल जेमिनी से, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि गूगल असिस्टेंट आपको इस तरह के कौन कौन से काम जो है वो परफॉर्म करके दे सकता है। मिसाल के तौर पर आप गूगल असिस्टेंट को कहते हैं कि हे गूगल, आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम चकवाल टू इस्लामाबाद, और उससे पूछते हैं कि चकवाल और इस्लामाबाद के दरमियान का फासला कितना है। आप उससे ये पूछ सकते हैं। इवन आप डिस्टेंस पूछ सकते हैं, ट्रैवल टाइम वो आपको कैलकुलेट करके बता सकता है। और
बेशुमार इस किस्म की चीजें हैं। कैलेंडर में से अगर आपने कोई चीज जो है वो रिट्रीव करवानी है तो जस्ट आपने बोलना है और वो आपको मुतलका इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देते हैं। तो ये सारी मिसालें जो हैं वो एआई की हैं। एआई जो है वो सिर्फ किसी खास टाइप की मशीन के लिए लिमिट नहीं है। चाहे आप उससे वेब बेस्ड सॉल्यूशंस तैयार कर लें, चाहे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस बना लें, चाहे इस तरह के छोटे छोटे डिजिटल एजेंट्स या डिजिटल असिस्टेंट्स उससे बना लें, या छोटे छोटे चैट बॉट्स अपने बना लें। बिजनेसेस के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक पूरे असिस्टेंट का काम करता है। यानी और जब ये यही जब एप्लीकेशंस जो हैं, यही एआई एजेंट्स जो हैं वो अगले चंद सालों में आम हो जाएंगे, तो ऑफिस असिस्टेंट वगैरह और इस किस्म की जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। एआई खुद इस किस्म की जॉब्स को हैंडल करेगी। इवन कस्टमर सर्विस के ऊपर अगर कॉल्स करवाने का आप काम इनसे लेना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकेगा। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि रोबोटिक्स की जो फील्ड है वो सिर्फ जो हम यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर एक वो एक रवायती सा रोबोट देखते हैं, वो ये वहां तक महदूद नहीं है। आपके ड्रोन्स जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आप यूज करते हैं, सिविल इंजीनियर आजकल उनको टोपोग्राफी के लिए यूज कर रहे हैं। वो ड्रोन्स जो फुली ऑटोमेटिक ड्रोन्स होते हैं, आपकी फसलों की इंस्पेक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजर्स और स्प्रे करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है ये भी एक रोबोटिक्स की एग्जांपल है। तो इसकी शक्ल किसी भी तरह की हो सकती है। यानी कोई भी मशीन किसी असेंबलिंग चेन में काम कर रही है किसी फैक्ट्री में, कोई रोबोटिक आर्म्स हैं, हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए हम फ्लोर क्लीनिंग के लिए कोई छोटा सा रोबोट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रोबोटिक्स में ही आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे कि अ, कुछ लोगों ने खास तौर पे जब हमारी लैब विजिट की थी तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने रोबोट तो रखा हुआ ही नहीं है। तो हमारा आंसर यही होता है कि वो जो रोबोट है जिसकी पिक्चर आपने जहन में बनाई हुई है, ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं, वो पूरे का पूरा रोबोट बनाने के लिए और उसके अंदर जो उसके सॉफ्टवेयर हैं, उसके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को चाहिए। बिग जो स्टार्टिंग लेवल की हमारी लैब्स हैं उनके उनमें हम जो सेंसर्स हैं, कंप्यूटर के छोटे छोटे ब्रेन्स हैं, उनको प्रोग्राम करना सीखते हैं, उनके ऊपर कोडिंग करना सीखते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं, बैटरीज को समझते हैं कि किस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट होती हैं। फिर उसके बाद जाके आप कहीं जो बड़े रोबोट्स हैं, जो ह्यूमनाइड टाइप के हैं, जिनमें अभी बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। तो अपने आप को लिमिट ना रखें रोबोटिक्स में कि वो एक खास उसकी शेप अपने दिमाग के अंदर फिक्स ना करें। हर हर वो मशीन जो आपके रोजमर्रा के काम इंटेलिजेंट तरीके से करती है, ना सिर्फ करती है बल्कि आपका मिसाल के तौर पे आपने एक फ्लोर क्लीनिंग रोबोट जो है वो परचेज किया, तो वो खुद देखे कि कहाँ कहाँ से मैंने सफाई करनी है। आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो वो उससे लर्न कर ले खुद ही कि पहले भी मेरे सामने ये रुकावट आई थी, तभी मैंने उस तरफ नहीं जाना। और आजकल के जो इस तरह के स्मार्ट रोबोट्स हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। वेयर हाउसेज में हम देखते हैं कि खासतौर पे ई कॉमर्स वेयर हाउसेज में हम देखते हैं कि जो ऑटोमेशन हो रही है, वहाँ पे रोबोट क्या करते हैं कि आपके जो छोटे छोटे पार्सल हैं, पैकेजिंग है,
उनको अलाइन करते हैं वहाँ पे। फिर जब शिपिंग का टाइम आता है तो वो मुतलका रैक से उसको उठाते हैं, फिर डब्बों में पैक करते हैं, और फिर वो शिपिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर खुद ब खुद पहुंचा देते हैं। तो ये इस तरह की जितनी ऑटोमेशन है और मशीन्स जहाँ पे हेल्प कर रही होती हैं, इन सब को हम रोबोटिक्स के टॉपिक के अंडर पढ़ते हैं। हम ये जो संडे को सेशंस रखते हैं, इसके तीन बुनियादी जो है वो स्किल्स की हम इनके नाम पब्लिश कर रहे हैं: एआई, रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यानी एक रोबोट को जब हम डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो जाहिर है उसमें हमें एम्बेडेड सिस्टम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत होती है, सेंसर्स की जरूरत होती है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो फिर उसमें हमने जो उसका जो ब्रेन है उसको प्रोग्राम करना होता है। उसमें तरह तरह के जो एआई सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं, वो उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आप लोगों ने आगे चल के जिन चीज़ों को सीखना शुरू करना है, उनमें ये सारी चीज़ें होंगी। कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग भी सीखनी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी लेना है, मैकाट्रॉनिक्स का भी आपको पता होना चाहिए, और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे। हमारे समर कैंप में हम 3 महीने का जो कोर्स मई में शुरू होगा, हमारे पास जो इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं कुछ स्कूलों की, और कुछ जो टीचर्स हैं उनकी। तो ये मई के पहले हफ्ते में, या जब ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तो प्रॉपर जो क्लासेस की जो डिटेल्स हैं वो हम इसमें इसी ग्रुप में आपको अनाउंस करेंगे। हमारे सोशल मीडिया पेजेस वगैरह के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं सर आसिफ सईद साहब ने। सर मैं चाहूँगा कि आप 5-10 मिनट के लिए अगर इन चीज़ों के ऊपर बोलना चाहें, या कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में है, तो वो प्लीज़ वो कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है आप? सर अर्शी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच आपके इस सेशन के लिए। सर ये जो डिटेल्स हैं आप फरमा रहे थे अभी जो हमारे समर कैंप के लिए, इसकी अगर कोई डिटेल ऑडियंस को शेयर कर दें ताकि हम आगे उसको बाकी दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। जी बहुत शुक्रिया। आज से या कल से ग्रुप में ये चीज़ें हम जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसमें इसकी कुछ डिटेल्स हमने पहले जो शेयर की हुई हैं स्कूलों वगैरह में। तो जो मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, और जो उसका एक आउटलाइन है, कोर्स की आउटलाइन है, वो हम आज से ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे इस कम्युनिटी में पोस्ट करनी शुरू कर देंगे। सर अगर कोई ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आप शेयर कर सकें इस वक्त 1 से 2 मिनट का। आपकी आवाज़ ब्रेक हुई सर। मैंने कहा अच्छा साहब अगर आप कोई 1 आध मिनट का थोड़ा सा शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन कर सकें कि प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, उसके कोई चार्जेस अगर हैं स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, ताकि हम इसको स्प्रेड कर सकें, मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन कर सकें। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत सारे स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी हमने जिन स्कूलों को अप्रोच किया था ये अभी रिजल्ट्स के दिनों में, तो जिनको पोजीशन होल्डर कुछ स्टूडेंट्स थे उनको हमने फ्री वॉचर्स वगैरह वहाँ पे दिए थे। उनकी ट्रेनिंग तो फ्री ऑफ कास्ट है। बाकी जो अ, जो ट्रेनिंग होगी वो तो जूम लिंक के ऊपर ही होगी, और हैंड्स ऑन वो लोग कर सकेंगे जिनके करीब लैब्स मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चकवाल में और चौसदन शाह के एरिया में, और
फतेह जंग के कुछ इलाकों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लैब्स मौजूद होंगी वहाँ पे। बाकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसकी, वो हम करवाते हैं जूम के ऊपर। और जो एक सिमुलेटर है हमारे पास, थिंकर कैड के नाम से, उसमें हम सिखा रहे होते हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के। उसको हम वहाँ पे, यानी स्टूडेंट्स अगर उसके ऊपर सीख जाएंगे नए सर्किट डिज़ाइन करना, तो उनके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल अवेलेबल होंगे अपने पास, तो वो खुद प्रैक्टिस करके, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होंगी, और वहाँ पे विजुअलाइज करके हम दिखाएंगे भी। पहले जो हमारा विंटर कैंप हुआ है, जिन लोगों ने अटेंड किया उनको पता है कि हमारा पढ़ाने का और सिखाने का तरीका क्या होता है, कि सिमुलेटर के ऊपर काम करते हैं। यानी अगर हमने शुरू करना है ना एक छोटे से एलईडी से, या छोटे से बल्ब से, या मोटर से, तो उसका छोटा सा सर्किट किस तरह से ब्रेड बोर्ड के ऊपर डिजाइन करना है, वो डिजाइन करके उसकी वायरिंग करके, केबलिंग करके, उस सर्किट को कंट्रोल करके दिखा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ से 100% अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमें क्या चीज़ सिखाई जा रही है। फिर मैंने ये भी देखा है कि हमारे विंटर कैंप के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने घरों में जाके, यहाँ से उन्होंने किट्स ली हैं, और अपने घरों में जाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे बनाए हैं। तो इसी तरह का जो फॉर्मेट होगा, वही हमारा ट्रेनिंग, जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होगी वो इसी तरह की होगी। जो स्टूडेंट्स हमारी लैब्स के नज़दीक होंगे, वो यकीनन लैब्स में आके हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। सर सर काइंडली एज ब्रैकेट ब्रीफ कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं? इसमें जो हमारा होगा, ये भी समर कैंप होगा, ये तो 5वीं क्लास से ऑनवर्ड जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक, उसमें टीचर्स भी शामिल हैं, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। उससे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस जो हमारा समर कैंप होगा, वो द फिजिकल क्लासेस जो है ना उनकी हम करेंगे एक आध घंटा, लेकिन क्योंकि वर्चुअली उनको अच्छे तरीके से वो समझ नहीं पा रहे होते जूम के ऊपर। अगर आप लोग चाहें कि बच्चे जो हैं वो, जाहिर है, अगर आप खुद अगर अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को, बच्चे अगर साथ बैठ जाएं, उनकी दिलचस्पी है, अगर वो सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड ये करेंगे कि 5वीं क्लास के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इसमें इनरोल हों, तो वो चीज़ों को जल्दी समझ सकेंगे। राइट सर, दैट्स वरना ग्रेट। तो शायद मैंने आपको एक बुक मैंने आपको भेजी थी, वो तो ग्रेड 1 से है। सर जी शमीम साहब, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं डिस्ट्रिक्ट अवारन बलूचिस्तान से बोल रहा हूँ। आला फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रहा था कि जो 5वीं से ऊपर वाले बच्चों के लिए हैंड्स ऑन यहाँ काम होगा, प्रैक्टिस होगा। तो जो सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो तो हाथों से करने का या देखने का होता है, उसके लिए किताब छे मानीदार है, जबकि उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। क्योंकि हमारी अपने अपने जो बच्चे हैं, मेरी बच्ची 4 साल से कम है उसकी उम्र, लेकिन वो मोबाइल का एडिक्ट है, मोबाइल मांगती है, हॉल पे चीजें देखती है। वो अलग वैसे है कि मोबाइल पे जिस टाइप का कंटेंट उस उम्र के बच्ची के लिए अवेलेबल होना चाहिए, न सिर्फ आवारान के बच्चे के लिए बल्कि चकवाल के बच्चे के लिए, पूरे पाकिस्तान के बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत एक बड़ा मसला है। इसके इसके अलावा भी ये जो छोटा बच्चा है उसको फोन में हाथ में होता है, तो उसके लिए क्या किताबें हैं, और ऊपर वाले बच्चों के लिए वो गैजेट्स हैं। ये बात इस पर देखने की जरूरत है। इसके अलावा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अभी यहाँ हमारे जो हम तो अपने यहाँ करना चाह रहे थे कि अगर हमें गैजेट्स आप लेके देते हम उनको अवेल कर सकते। लेकिन अब इसी महीने की बात है, अप्रैल की महीने की बात है, 3 रूम्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रूम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जो अभी जो, अच्छा, मैं छोटे बच्चों का जो कह रहा था, वो इन लैब जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उसकी बात कर रहा था। वो भी हमारे अपने जो लैब्स हैं, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनकी बात कर रहा था कि 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चे, बाकी घरों में आप उनको सिखा सकते हैं, यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन बैठ के सीख भी सकते हैं। प्लस हम जो इस दफ़ा एक्टिविटीज़ करवाएंगे ऑनलाइन, उसकी किट्स भी अवेलेबल होंगी।
उसकी किट्स के बारे में, उसका जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। तो आप उन बच्चों के लिए जो यहाँ से सीख रहे होते हैं वही प्रोजेक्ट्स अगर वो घर में बनाना चाहें तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे अवेलेबल होंगे। और हम सीओडी के ज़रिए हम भेज सकते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं भी। यानी एक प्रोजेक्ट आज आपने किया है ना, या एक प्रोजेक्ट आपने 7 दिनों में या एक हफ्ते में सीखा है, तो उसकी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए आपके करीब कोई लैब मौजूद नहीं है, तो किट्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। किट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, फिर आप घर में बच्चों को सीख भी सकते हैं, सिखा सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर काइंडली अगर इस सेशन की लर्निंग कॉस्ट अगर आप शेयर कर सकें। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आई। अर्शद साहब, अगर इस जो हमारे पास गर्मी में प्रोग्राम हो रहा है, इसकी अगर लर्निंग कॉस्ट आप शेयर कर सकें। यानी आप फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके, मैं आज कंप्लीट जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है ना उसको इसमें कम्युनिटी ग्रुप में डाल देता हूँ। ये इसके जो कोर्सेज हैं वो 3,000 रुपये से लेके तो 7,500 रुपये तक। टीचर ट्रेनिंग्स के जो कोर्सेज हैं वो 10,000 रुपये तक हैं। जो समर में हम करवा रहे हैं उसकी डिटेल आज भेज दूंगा मैं। राइट सर, थैंक यू सो मच। बल्कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हैं चीज़ें, उसका भी जो कंटेंट है मैं अपडेट करवा देता हूँ 1-2 दिन में। वो सारा हमारी वतनी digital.com पे अवेलेबल होगा, ये स्टेम एजुकेशन के मेन्यू के नीचे। असल में हमारा जो मेरी कोशिश है कि हम बच्चों के पास बुक्स का जो काम है ना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। प्रिंटेड जो बुक्स हैं उनकी तरफ हम नहीं जाना चाह रहे। कि हम ये जो जितनी भी डिजिटल ट्रेनिंग है वो स्मार्टफोन डिवाइसेस के ऊपर हो, लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर हो, और जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है वो बच्चे खुद अपने प्रोजेक्ट्स जो अपने हाथों से बनाएं और काम करें। वो जो बुक्स पढ़ने के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चों के जो बैग्स हैं वो कम से कम अच्छा खासा तगड़ा बंदा हो तो वही उठा सकता है। छोटे बच्चे तो बेचारे उसको उठा ही नहीं पा रहे होते। और मैंने अपने जो मेरे साथ जो टीम थी, मैंने कोई बहुत सारे लोगों के साथ मुशावरत की है, तो हमने यही डिसाइड किया हुआ है कि हम पीडीएफ में ज़रूर हम कंटेंट आप लोगों को देंगे। उसमें सर्किट डायग्राम्स भी होंगे, उसमें लर्निंग मटेरियल्स भी होंगे, उसमें कंटेंट भी होगा उर्दू और इंग्लिश में। ई बुक्स वगैरह भी होंगी। लेकिन फिजिकल जो बुक्स हैं या नोट बुक्स हैं उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वही है कि वो बुक्स के ऊपर जो है ना वो उनका पूरा की बुक्स तकसीम कर देते हैं कि आप लोग बुक्स परचेज कर लें। और लेकिन जब तक हम बच्चों को ये काम जो है वो अपने हाथों से नहीं करवाएंगे ना। और यहाँ पे जूम के ऊपर भी जो ट्रेनिंग है वो सिमुलेटर्स के जरिए इसलिए करवाते हैं कि रियल टाइम में स्टूडेंट जो है वो कोडिंग सीख रहा होता है, सर्किट डिजाइन सीख रहा होता है, और फिर उसको ऑपरेट करना, और छोटी छोटी जो मशीन्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें एक सिमुलेटर के ऊपर। यानी वहां पे भी हम सर्किट हमने बनाया, वहां पे टेस्ट कर लिया एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो ये चीजें जो होती हैं ये वो एक बुक से, मैं समझता हूँ कि बुक में क्या होता है कि बुक में सिर्फ बच्चा जो है ना वो उसकी तस्वीर देख रहा होता है, और वो जब तक फिजिकली चीजों को, यहाँ पे जब मैं अभी हमने विंटर विंटर कैंप करवाया था ना, तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में कि जब वो 2 वायर्स का इस्तेमाल करते थे दरमियान में स्विच रख के, तो उसको पूरे उसके कनेक्शंस करके स्विच ऑन करते थे, और वो जो लाइट या बल्ब होता था वो लाइट अप करता था। तो बच्चों की जो एक वो होता है ना, उनके उनके अंदर एक खुद एतमादी जो है, वो सीन देखने वाला होता है। एक छोटा सा सर्किट है बेशक, यानी आपने एक लाइट को जलाना है, इधर
एक तरफ बैटरी के साथ वायर्स लगाई जा रही हैं, एक साइड पे वो बल्ब है, उसके साथ उसने दरमियान में उन्होंने स्विच लगाने का तरीका पहले सिमुलेटर के ऊपर पूरा सिखाया उनको, फिर वही कंपोनेंट जो है वो उनको फिजिकल उनकी टेबल के ऊपर रखे। तो बच्चों ने इतने खूबसूरत तरीके से और कामयाबी के साथ वो सर्किट जो है ना उसको कंप्लीट करवाया, और फिर जब स्विच ऑन करके उसका जो आउटपुट है वो देखी, तो बच्चे बहुत खुश थे। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, एक स्लाइड नजर आ रही है कि एक टर्म है एम्बेडेड सिस्टम्स की। ये बिल्कुल एक रोबोटिक्स की फील्ड में ये वो चीज़ है कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी नहीं पढ़ाई जाती। देखें, आपके जो एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल्स क्या हैं। आपकी एटीएम मशीन है ना, जो बैंक के बाहर लगी होती है, आप जाके वहां से यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे होते हैं, वहां पे कैश विदड्रॉ कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है ना, एम्बेडेड सिस्टम उसको कहते हैं कि कोई स्टैंड अलोन मशीन है और उसके अंदर आपने पूरा वो दिमाग जो है ना वो रख दिया है, और उस ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं कि ये मशीन इसने काम क्या करना है। तो ये चीज़ हम एम्बेडेड सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं। आजकल की जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं, जिसमें ये जो जदीद तरह की वॉशिंग मशीन्स हैं, उनके ऊपर पूरा एक डिजिटल पैनल बना होता है। उस पैनल को आप ऑपरेट करते हैं, उसके पीछे जो सर्किट लगा हुआ है वो पैनल और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, ये सारी चीज़ एक एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरह आप देखते हैं कि माइक्रोवेव जो ओवन्स हैं, उनके बाहर एक डायल पैड बना होता है। अगर आप थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें तो आपका जो स्मार्टफोन है ना, ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम की ही एग्जांपल है। एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है कि एक उसके अंदर हार्डवेयर लगा होता है, यूजर की इनपुट लेने के लिए उसके साथ टच पैड या कीपैड्स होते हैं, या इनपुट डिवाइसेस जिसमें कैमरा भी शामिल है, जिसमें माइक्रोफोन भी शामिल है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। प्लस उसमें एक छोटा सा हार्डवेयर है, और उसके लिए उसकी आउटपुट लेने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। एक डिजिटल डिस्प्ले हो सकता है, आपका जो आगे प्रिंटिंग मशीन लगी हो सकती है, या कोई टास्क और आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं उससे, कोई मोटर चल रही होती है, कोई ट्यूबवेल उससे आप ऑन कर रहे होते हैं। तो इस तरह की ये मोटरवे के ऊपर जब आप सफर करते हैं तो एम टैग का जो कंट्रोल है, कि गाड़ी आपके सामने जाती है, सेंसर आपकी गाड़ी का नंबर रीड करता है, आपके एम टैग का बैलेंस आपको शो करता है और आपको जाने देता है। नेक्स्ट, जब आपने जिस स्टेशन से एग्जिट करना होता है वहां पे वो आपको खुद ब खुद चार्ज करता है, और आप आपकी गाड़ी जो है वो हाईवे से निकल जाती है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, इनको हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। और फिर जब इनको हम बड़ी मशीन्स जो रोबोटिक्स रिलेटेड मशीन्स हैं उनमें इसको लगाते हैं, फिर उनकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक इनका सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं, और अपने मतलूबा नतायज जो है ना उस मशीन से हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो रोबोटिक्स कहलाती है। फिर जब हम एआई उसके अंदर लेके आते हैं तो एआई की कुछ मजीद फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो मशीन जो है वो खुद भी लर्न कर रही होती है, खुद ब खुद सीख भी रही होती है जो चीज़ें। बिल्कुल इसी तरह के इंसान, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि छोटा बच्चा एक होता है ना, जब वेरी फर्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता वो आग के नज़दीक जाए और उसकी हीट की वजह से उसको तकलीफ पहुंचे, तो उसके दिमाग में एक चीज़ प्रिंट हो जाती है कि अगेन मैंने इस आग की तरफ नहीं जाना। इसी तरह वो लर्न कर रहा है ना, उसको पता चल गया है कि ये मेरे लिए खतरनाक चीज़ है। तो रोबोट्स जो मशीन्स ऑटोमेटिकली लर्न कर रही होती है, वो भी इसी तरह कर रही होती है कि अगर ये इस तरह से मैंने किया तो जो हम जो मकसद है मेरी प्रोग्रामिंग का, और मेरे अंदर जो चीज़ें प्रोग्राम की गई हैं, और मेरी कंपनी जो है जो मुझसे मखसूस किस्म की आउटपुट चाहती है,
अगर मैंने ये गलती की तो वो आउटपुट्स जो है मुतासर होंगी, तो वो क्या करेगी कि लर्न करेगी और दोबारा से वो गलती नहीं करेगी। तो इस तरह की चीजें हम कंप्यूटर्स को सिखा रहे होते हैं, जो हमारा एआई का टॉपिक। तो ये तीनों चीजें, एआई, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, इसमें फिर एम्बेडेड सिस्टम्स में ज़ाहिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पूरी लाइन है वो, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंसेप्ट्स हैं वो सीख रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अर्ली एज से स्टूडेंट्स अगर इन चीज़ों के साथ अवेयर हो जाएंगे, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी यकीनन, तो अपने बच्चों को वो स्किल्स जो उनको मैट्रिक तक या इंटर कंप्लीट करने तक, वो पूरा एक इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है उनके दिमागों में आ जाए, ताकि आगे जाके उनके लिए फर्दर जो मजीद अगर वो पढ़ना चाहें तो वो भी आसान हो। अगर वो अपना काम करना चाहें इंडस्ट्री में जाके, तो किसी जगह अपनी स्किल्स को जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहें, अपनी स्किल्स को बेचना चाहें, उसको मोनेटाइज करना चाहें, तो वो आसानी से कर सकें। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज स्लाइड शो, तो मेरा ख्याल है कि वो तो हमारे इस काम से रेलिवेंट नहीं है। स्लाइड, ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज स्लाइड शो, तो ये हमारे इस काम से मुतलका नहीं है। ये किसने क्वेश्चन किया है? अगर आप अनम्यूट करके तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तफसील से बता दें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट इज स्लाइड शो, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, जी सर। इधर फरमा रहे थे कि एक सेंसर है, एक मोटर है, उनको प्रोग्राम किया गया है। ये रोबोट है, ये रोबोटिक्स में ये चीजें होती है। और मेकाट्रॉनिक्स का काइंडली तो मेरे जहन में दे दें, क्योंकि मैं आर्ट्स का बंदा हूँ, शायर हूँ, तो मुझे जो सेंसिबल नहीं है, तो काइंडली थोड़ा बात कर लगता मुझे आसानी। सर थोड़ा सा माइक को नजदीक करके बोलें, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अर्षद भाई, आवाज बात आ गई मेरी? नहीं। हाँ जी, अभी आ रही है, बात करें। मैं अर्ज कर रहा था कि एक सेंसर है, एक मोटर है, उनको प्रोग्राम किया गया, ये रोबोट को ना रोबोटिक्स में ये बातें सिखाई बताई जाती है। तो मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में मोटा मोटा फर्क क्या है, बता, ताकि हमारा जहन पता चले, मेहरबानी। थैंक यू। अच्छा, शमीम साहब का क्वेश्चन ये है कि हम सेंसर्स को, मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं।
और ये तो रोबोटिक्स हो गया। और मैकाट्रॉनिक्स क्या चीज़ है? अच्छा, ये दो जो डिसिप्लिन्स है ना जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते थे पहले, उसमें एक था इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके ऊपर 4 4 5 5 साल के BS प्रोग्राम और डिग्रीज वगैरह करवाई जाती थी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता था और एक मैकेनिकल होता था। तो अभी क्योंकि रोबोटिक्स में ये दोनों चीज़ें मिल के काम कर रही होती हैं, यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक रोबोटिक आर्म की, तो उसमें ज़ाहिर है मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंक्शंस भी हैं। तो मैकाट्रॉनिक एक नया डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है कि जिसमें हम इन दोनों डिसिप्लिन्स को एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी और साथ पैरेलल में मैकेनिकल को भी एक साथ पढ़ रहे होते हैं, ताकि आगे आने वाली जदीद मशीन्स जो हैं उसमें ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे जाके रोबोटिक्स के ऊपर काम करना है, वो ऐसा ना हो कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ठीक ठाक पता हो लेकिन मैकेनिकल का ना पता हो, या फिर दूसरे एंड पे वो मैकेनिकल का तो पता हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का उनके बारे में बिल्कुल ना पता हो, तो उनको फिर रियल वर्ल्ड में जो काम हो रहे हैं वहाँ पे काम करने में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए ये तीसरी टाइप का डिसिप्लिन है जिसको हम मैकाट्रॉनिक्स कहते हैं। इसके ऊपर अभी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं टेप्टा वगैरह के, उसमें मैकाट्रॉनिक्स कराया जा रहा है। और हमारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मैकाट्रॉनिक्स को एक स्टैंड अलोन डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपके क्वेश्चन का जो है आंसर ठीक तरीके से दे सका हूँ और आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। बिल्कुल सर, समझ मेहरबानी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे तो चीजों को समझाने में मेरे लिए भी आसानी होगी। और मैं आपको बताऊं कि आप लोग क्वेश्चंस करना सीखें। हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही हो रहा है कि वो जो एक लकीर लगा दी जाती है ना कि इस लाइन के ऊपर ही आपने रहना, या एक दायरे के अंदर ही आपने घूमते रहना है, आप कुछ पूछ नहीं सकते, ये ना करें। अच्छा, ये एक क्वेश्चन उन्होंने कहा है जी कि रुबाब जहरा, इनका क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज एम्बेडेड। देखें, एम्बेडेड मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम्स वो होते हैं, मिसालें दे के मैंने आपको समझाया है कि आपके पास गाड़ियों के अंदर डैशबोर्ड आपने देखा है, उसके पीछे जो सिस्टम है उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। इसी तरह हमारे जो देखें, टीवी आपके सामने चल रहा है और उसको आप रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसी तरह आजकल जो स्मार्ट होम्स में हमारे पास हमारे फेस को, हमारी आंखों को हम वहाँ पे थंब लगाते हैं, तो वो लॉक्स जो हैं हमारे घरों के, ऑफिस के, वो लॉक और अनलॉक होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड सिस्टम्स की, कि एक मशीन के अंदर आप पूरा सिस्टम, उसका हार्डवेयर भी, उसका सॉफ्टवेयर भी, और उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो कुछ भी उसके अंदर कर रहे होते हैं, उसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इन सब को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। यानी एक ही डिवाइस है, एक ही मशीन है, उसके अंदर सब चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है, फिर उसको प्रोग्राम कर दिया। इसकी एक एग्जांपल है कि हम जो कि अभी काफ़ी सारे घरों में इस्तेमाल हो रही है कि स्मार्ट सॉकेट्स वगैरह हैं, आप लगा देते हैं उसको बिजली में, तो साथ उसका टाइमर लगा देते हैं। यानी घरों के अंदर आप इलेक्ट्रिक गीजर्स की मिसाल ले लें कि सर्दियों में उसको आप टाइम लगा दें कि इतने बजे ऑन हो और इतने बजे ऑफ हो जाओ। और इसी तरह जो घर में जो डीप फ्रीजर्स वगैरह होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितने बजे से लेके कितने बजे तक चलें। तो ये जो स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं जिनके अंदर हम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का को कंबाइन करके उसको प्रोग्राम करके फिर उससे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो
ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स की वजह से मुमकिन होता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अगर आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम की के बारे में और कुछ। सर एक्सप्लेन जी प्लीज बोलें। शिमीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अर्ज कर रहा था ये आप जो कोर्स समर में शुरू कराना चाह रहे हैं इसके के लिए कोई करीबी कोई डेट तय हुआ है कब से इम्कानी तौर पर शुरू होंगे और कितने वक्त चलेगा मतलब कितने हफ्ते और उनमें क्या क्या कुछ कवर होगा सिर्फ ये मुझे समझ आए कि वो 5वीं तक के बच्चे उसमें हो सकते हैं तो कितने कोर्स होगा और क्या क्या कुछ होगा और फीस स्ट्रक्चर का आपने बताया कि आज अपना उस करेंगे इस बारे में तो बताएं ताकि हम अपना उम्र करें इसकी और जो डेट्स है ना, जो कोर्स की। काइंडली मुझे वो सेट लिखकर भिजवा दें जो असातिज़ा के लिए स्टूडेंट्स के लिए ताकि मैनेज कर सके वक्त से पहले हमारे पास मौजूद हों जब आप क्लास शुरू कराएं थैंक यू सर। अच्छा, इसमें यह है कि जो क्लासेस का जो टाइम है वो मैं इसलिए अनाउंस नहीं कर पा रहा कि मैं वेट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा जो गर्मियों की छुट्टियों का है ऐलान हो जाए कि ये कब से हो रही है। तो फिर उसके बाद हम इसकी डेट जो है वो बाकायदा अनाउंस कर देंगे कि फ़लाँ डेट से हम बाकायदा क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। क्योंकि छुट्टियों का अभी डेट कंफर्म नहीं है कि कब से शुरू हो रही है। ये कंफर्म है कि हमने 3 महीने का ये कोर्स होगा। और उसमें यानी हम इस तरह से उसको तरतीब दे रहे हैं कि सबके लिए इक्वली वो बेनिफिशियल हो। यानी उसको पहले साल में जैसे तरह कि हमारा प्लान ही यही है कि हम इसको स्प्लिट नहीं कर रहे कि स्टूडेंट्स के लिए अलहदा होगा, टीचर्स के लिए अलहदा होगा। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स तो क्योंकि उनको तो बिल्कुल नहीं पता, जो टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल इब्तदाई लेवल के हैं। इवन बहुत सारे जिन्होंने बीएस और मास्टर्स वगैरह किए हुए हैं इन रेलिवेंट फील्ड्स में, उनको भी परेशानी हो रही होती है, उनको भी चीज़ों का नहीं पता। तो हम पहले साल का ये जो हमारा समर कैंप होगा इसमें एक ही हमारा करिकुलम होगा, एक ही सिलेबस होगा, एक ही तरह की जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे कैंप्स होंगे ये कम जनवरी 2026 के बाद, तो वो फिर हम इनको फर्दर स्प्लिट करेंगे। तो कोर्सेज की जो तारीख का वो हम अनाउंस करेंगे। छुट्टियों की जो डेट्स हैं वो जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है बच्चों को पता चल जाएगा कि कब कब से छुट्टियां हो रही हैं। तो एग्जैक्ट जो क्लासेस की डिटेल्स है फिर वो हम तभी शुरू कर सकेंगे। अच्छा, हमारा जो ये जो चकवाल के सराउंडिंग के एरियाज हैं, चौसा शाह की जो लैब है वहाँ पे हम लैब के अंदर हैंड्स ऑन जो है वो एक्टिविटीज़ का एक टाइम रखेंगे। तो जहाँ पे हमारे एरिया से जो लोग इधर से यहाँ पे जूम सेशन में मौजूद हैं उनके लिए लैब के अंदर ट्रेनिंग होगी। जो दूर बैठे हुए हैं रिमोट एरियाज में, वो जूम के सिमुलेटर के जरिए हम करेंगे। शमीम साहब, मैं चाहूँगा कि आपकी लैब जो है वो वहाँ पे अगर रेडी हो जाए इन गर्मियों की छुट्टियों में, बिल्कुल बेसिक लेवल की, ताकि वो ज़ाहिर है इन 3 महीनों में हम उधर नहीं जाएंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपके लिए मुमकिन होगा कि आप छोटी सी लैब बना के तो वहाँ पे जो हैंड्स ऑन वो करवा सकते हैं बच्चों से। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कहीं ना कहीं लैब मानी जाएगी और हम स्टूडेंट्स की जो ट्रैफिक है उसको वहाँ पे मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे
आपका जो खास तौर पे एरिया है ना बलूचिस्तान का, वहाँ पे आपको खुद ही एक छोटी सी है बेशक, आप फ्यू किट्स जो हैं वो वहाँ पे रख के तो काम करवाना शुरू कर दें। हाँ, इंशाल्लाह प्रोग्राम मेरा यही है सब। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अभी हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस वीक में, यानी अगले संडे से पहले पहले हम बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे, जिसमें हमारे कोर्स की आउटलाइन होगी, हमारा जो लैब्स जिधर जिधर हैं उसकी डिटेल्स हम बताएंगे, और जो हमारा ये है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए वो बताएंगे। और जो स्कूल्स हमारे पास हमारे साथ इनरोल्ड हैं, उनको कुछ जो डिटेल्स हैं वो भेजेंगे हम, यानी अगले संडे तक ये जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो जितना भी जो मटेरियल है मालूमाती, वो हम आपको शेयर कर देंगे। अगले संडे को जब आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जान चुके होंगे। इंशाल्लाह। और उस दौरान में अगर किसी जगह भी किसी को किट्स वगैरह चाहिए हो तो वो बेसिक किट्स आप मंगवा सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक है वहाँ से डायरेक्ट भी ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, मैं उस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और वहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये जो किट है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी जो प्रोजेक्ट इससे बनाए बनाए जा सकते हैं, और कितनी कितनी उसकी प्राइसेस हैं। ये काइंडली जाती तौर पर मुझे भी आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे ये जब भिजवा दें ताकि मुझे फिर मुश्किल होगी ना, मैं कोई इधर मसला नहीं है, उधर आपको मैं मालूम है, आपको व्हाट्सअप मेरी कर मुश्किल दूंगा, होगी। अलहदा से व्हाट्सअप कर दूंगा। और एक सवाल और वर्षा साहब प्लीज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये बिलफर्ज सात साल के लिए तलबा के लिए पहली फर्ट है हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसमें कोई अगर हमसे पूछे बात चले तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये कोर्स चलेगा चंद हफ्ते एनपीटीईएल के दौरान, तो ये कोर्स को मुकम्मल करने के बाद एक पांचवी छठी का स्टूडेंट या कोई साइंस का ग्रेजुएट या साइंस टीचर या कोई भी दो जो सिंपल चीजें हैं वो कहाँ तक पहुंचेगा, क्या कुछ जान चुका होगा, क्या कुछ हैंड्स ऑन करने की पोजीशन में होगा, ये कहने थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा देखें, जो ये जो कमिंग समर कैंप है इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें होंगी, बेसिक लेवल की चीज़ें होंगी जो जिसकी बेस के ऊपर फिर आगे जाके, यानी जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ आ रही है वो आगे कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जिनका मैकाट्रॉनिक्स में होगा वो मैकाट्रॉनिक्स में जाएंगे, जिनका कोडिंग का जो अच्छे तरीके से बच्चे समझ रहे हैं स्टूडेंट्स या टीचर्स, कोडिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो कोडिंग में चले जाएंगे फर्दर, जो उन्होंने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये बेसिक लेवल का जो इंट्रोडक्टरी टाइप का जो कोर्स होगा, इसमें क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग, 95% लोगों के लिए ये सारी जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी नई है। तो क्योंकि स्कूलों के अंदर तो ये होता है कि स्टेम एजुकेशन में हम सिर्फ रोबोटिक्स, एआई और एम्बेडेड सिस्टम्स की बात क्यों करते हैं कि स्टेम इज द हार्ट ऑफ रोबोटिक्स इज द हार्ट ऑफ स्टेम एजुकेशन। 80% जो है वो स्टेम एजुकेशन जो है वो इसके ऊपर रोबोटिक्स, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर होती है। तो ये जो समर कैंप होगा इसमें बेसिक लेवल की चीज़ें होंगी सर। और इसका मैं आपको ये बता दूं कि एक फाउंडेशन बन रही है, ये उसकी एक बुनियाद बनेगी। ये डायरेक्ट 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, ये नहीं हम कह सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो उसको कहीं किसी जगह के ऊपर जॉब मिल जाएगी, या बिल्कुल ऐसा नहीं है।
वो तो जब तक एक अपना स्पेसिफिक एरिया में स्किल को स्पेशलाइज नहीं करेगा, उस टाइम तक जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो आप को बिल्कुल कोई गलत होप जो है वो हम आपको नहीं देंगे। हाँ, ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा तो फिर आप आगे, आपको डायरेक्शन मिलेगी तो फिर आप आगे पढ़ सकेंगे ना। हाँ, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं कि जिनको आप फौरी तौर पे सीख के, जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, हल्की फुल्की वेब डेवलपमेंट है, उसको आप सीख लें तो बाहर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके तो वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि समर कैंप में हमारा फोकस जो है वो उन चीज़ों के ऊपर नहीं है। व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर नज़र रखिएगा। इस वीक में हम बहुत सारी चीज़ें जो अभी क्वेश्चंस आए हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कोर्स आउटलाइन क्या होगी, कोर्स में कितने, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम ग्रुप में इस हफ्ते में पोस्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें फिर मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। लास्ट मिनट में अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मेरे सर कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप इजी हैं थोड़ा बात करेंगे, अदरवाइज। जी बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा था कि 17 जनवरी वाले जब अफसर के प्रोग्राम में हमारे बलुस्तान से अमन फहीम साहब एक बंदा आए थे, वहां बात छिड़ी तो उसी दौरान ही उनका फैसला हो गया, और अगले दिन क्वेटा से निकल के अमन फहीम टीम को लेकर इस्लामाबाद चले गए। वहां 2 4 दिन हफीज साहब वालों के साथ बैठ के उन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में एक बाकायदा ग्रुप ऑफ कंपनी उन लोगों ने बाकायदा किया, डेवलप किया, बना दिया बाकायदा। तो मैं कह रहा हूँ जो इस काम में आप हैं, जिस तरह सर कभी कभी फरमाते हैं कि इसमें काफी और दोस्त हैं जो मौजूद हैं सर के साथ, जिस तरह रेहान साहब का अपने सवाल से काम है, एक जवाद कुरैशी है, उसका मैंने जब सबके गए थे कभी नाम भी नहीं सुना है, उसने मैंने कहा पूछा उनको, उनके नोटिस में नहीं था। जिस तरह जब से अपने स्कूल चला रहे हैं, अदनान सिद्दीकी साहब हैं जो इस चिपा वाले, उनके स्कूल्स भी हैं, वो काफी दोस्त में काम कर रहे हैं। इवन के वो खुद फाउंडेशन वाले हमारे सरकार, उनके अपने भी स्कूल और कॉलेज हैं। तो पाकिस्तान के इतने सारे बच्चे और इतने सारे जरूरतमंद, हम एक एक करके अपना ये जब तक हम ये सारे लोग मिलके एक मतलब बाकायदा एक ग्रुप कायम नहीं करेंगे, एक बाकायदा प्रोग्राम तय करके उन्हीं के मतलब उस प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान के बच्चों को, नौजवानों को एड्रेस नहीं करेंगे, तो हम उस जाहिर है पहुंच, हर कोई अपने मंजिल पे पहुंच जाता है, चींटी भी और कछुआ भी और खरगोश भी। लेकिन वो वक्त लंबा नहीं होगा, मुश्किलात ज्यादा नहीं होंगी। इस हवाले से हमें हम बैठ के स्कूल प्लस के हवाले से ये जो काम आप करें, इस हवाले से वहां में एक मतलब मुझसे काम का वसी बुनियाद पर आगाज करने की जरूरत नहीं है। मैं बारे में आप क्या कहते हैं शुरू? देखें, जिस तरह रेहान भाई के स्कूल्स हैं या डिजिटल पाकिस्तान का, सीआईटीज का नेटवर्क है, इन सब के जो है ना वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं। जी। हमारा ये जो वतनी डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स है, ये स्पेसिफिकली हम फोकस्ड हैं रोबोटिक्स के ऊपर ना। यानी हमारा कोई और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तरफ हम नहीं जा रहे। जिस तरह के डिजिटल पाकिस्तान और सीआईटीज के तो वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं ना उनके तो, हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एआई एंड रोबोटिक्स को ही फोकस करेंगे। इसी के अंदर हमारे कोर्सेज होंगे। हमारा जो वो एक हमारी जो लिमिट्स हैं, हम इन्हीं के अंदर, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक्स भी इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि ये जो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये 3 महीने के समर कैंप्स वगैरह हैं, ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी कि नहीं है। कम से कम हम शुरू तो करें कि पहला जो ये विंटर कैंप किया था हमने, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों की दिलचस्पी बनी। और अभी वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम, 25 30 के करीब हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अभी समर कैंप में वो हमारे पास आएंगे और मज़ीद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे।
तो हमारा फोकस जो है वो सिर्फ एआई, रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर है। हम कहीं और नहीं जा रहे कि हमने टूरिज्म भी करना है, हमने वो भी करना है, हमने ये भी करना है। उस तरह से फिर काम जो है वो बिखर जाता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी स्पेसिफिक जो ये फील्ड्स हैं, ये डिसिप्लिन हैं, नहीं, मेरा इन्हीं में मतलब काम। ये आपका काम ये स्टेम एजुकेशन का भी है। आपका काम इस DG4 में भी फाल करता है। आपका प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के हवाले से जो प्रोग्राम मौजूद है SDGs के, उनमें भी है। ठीक है ना। और इस हवाले में काफी लोग काम भी कर रहे हैं, काफी जब से आपके कांटेक्ट में भी हैं। अगर मतलब वो कंटेंट आप रख के, आप जिस तरह मैंने अमन फाहिम की मिसाल दी, आप सबको साथ रख के फिर उनको बकौल सर जाफरी के उनको लीड के इसी में रोबोटिक्स में मैकेट्रॉनिक्स में आपकी इसी काम में ना, ताकि ऐसा ही है। इसके हवाले से फिर अच्छा, सीआईटी का मतलूबा जो नताज बेहतर मिल सीआईटी सके हो सीआईटी का जो सके। मरकज बनेगा ना, ये एआई और रोबोटिक्स वगैरह का, वो तो वही होगा जो अ, सर क्योंकि एक दो दफा मुझे कह चुके हैं, मैं विजिट भी करूंगा। जो पीआईए कॉलोनी वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, उसी में हम इंशाल्लाह लैब बनाएंगे, ताकि जो वहाँ के रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ पे कर सकेंगे। और वहाँ से भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो हैं वो उसके होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारा टॉपिक सिर्फ यही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो है ना, क्योंकि इस काम में टॉपिक यही होगा, इसमें सब लोग जो इस मुताल्लिक हैं वो आपके फिर उसमें अंडर अंडर हो जाएं या साथ हो जाएं आपके, ताकि उनको साथ लेके काम को वसी किया जा सकता है। खैर वमालैन अल्लाह, आप हमारे आवारा के CIT सेंटर के ग्रुप में भी हैं, काइंडली वहाँ का भी हमारे सवाल तो मैं वहाँ इसलिए उठाता हूँ कि आप लोग जो पंजाब के दोस्त अगर बात करेंगे तो बाकी हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों को आप लोगों के सुनने का मौका मिलता है कि ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ना, इसी नियत से, ताकि जाहिर है वही यहाँ फिर आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, तो फिर मुझे भी बात करना आसान हो जाएगी। बाकी अभी चीजें जो आप लोग अपनी जुबान से कहते हैं वो बेहतर बता सकते हैं बनस्बत मेरे। सर मेरा सिर्फ ताल्लुक है, मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं, लेकिन वो नॉलेज और वो स्किल वो काम मेरा चूंकि नहीं, उससे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना, फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। तो काइंडली इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखें फिर मुझे, ताकि वो भी हम सब की जिम्मेदारी है ना, बलूचिस्तान के लोग हैं। मेहरबानी अरशद भाई, मैंने ज्यादा टाइम लिया आज आप लोगों को। जिंदाबाद, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया सर, सलामत रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।